हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का जो पेपर कैंसिल हो गया था उसके क्लास 6 to 8 में जो 40 नंबर का समान अध्ययन पूछा गया था उसके प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का जो दोबारा पेपर हुआ था उसके प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये जो 40 नंबर का पेपर होता है ये कॉमन प्रश्न होता है, यानी एसएसटी और मैथ साइंस दोनों में ये 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पार्ट 2 है। पार्ट 2 यानी जनरल स्टडीज यानी समान अध्ययन। इसका पहला प्रश्न है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? जियो स्टेशनरी उपग्रह यानी भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं ये लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। कहीं कहीं आपको 36,000 भी मिलेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 36,000 भी दिया होता तो उसको भी सही माना जाता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या भी देख लेते हैं। जियो स्टेशनरी उपग्रह एक पृथ्वी परिक्रमा उपग्रह है जो भूमध्य रेखा के सीधे लगभग 22,300 मील या 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। ये उपग्रह उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। ये उपग्रह उस दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। यानी पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है और इसीलिए ये उपग्रह भी किस दिशा में घूमते हैं? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। जियो स्टेशनरी उपग्रह ट्रांसपोंडर से सुसज्जित होते हैं जो पृथ्वी से रेडियो सिग्नल प्राप्त करते हैं, बढ़ाते हैं और पुनः प्रसारित करते हैं। इनका उपयोग दूरसंचार, प्रसारण, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन सहित कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कृत्रिम उपग्रह होता है और ये किस दिशा में घूमते हैं? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। और कितनी ऊंचाई पर होते हैं? तो लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। और इसका उपयोग दूरसंचार, प्रसारण, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन सहित कई अन्य प्रकार के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। IR², ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IR² किसी परिपथ में विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। विद्युत शक्ति दर प्रति यूनिट समय होता है जिस पर विद्युत ऊर्जा एक विद्युत परिपथ द्वारा संचालित होती है। विद्युत शक्ति दर क्या होता है? तो ये प्रति यूनिट समय होता है जिस पर विद्युत ऊर्जा एक विद्युत परिपथ द्वारा संचालित होती है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो और उसमें प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम अनुसार क्या है? तो V बराबर IR, जहां R क्या होता है? नियतांक होता है। नोट ध्यान रखिएगा, ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है ये चालक के सिरों के बीच विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। नेक्स्ट, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? साबुन उद्योग का उपजात पूछा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी। साबुन उद्योग का उपजात ग्लिसरॉल होता है। वस्तुतः साबुन उच्च, यहाँ पे उच्च होगा, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। जो साबुन होता है ये वसा अम्लों के उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। इसमें पॉम्टिक अम्ल, साबुन में पॉम्टिक अम्ल और एस्टेरिक अम्ल और ओकोइक अम्ल प्रमुख हैं। अच्छे साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साबुन में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो पॉम्टिक अम्ल होता है, एस्टेरिक अम्ल होता है और ओकोइक अम्ल होता है। ठीक है, और ये उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्रतिदीप्त ट्यूब में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी वाष्प तथा आर्गन का उपयोग किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब
कांच की एक लंबी ट्यूब होती है। इसके अंदर की दीवारों पर प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप होता है। इस ट्यूब में मरकरी गैस के साथ कुछ अक्रिय गैसें जैसे आर्गन होता है, जिनान होता है, क्रिप्टॉन होता है, ठीक है, आदि को भरा जाता है। अक्रिय गैस, मरकरी गैस और कुछ अक्रिय गैस जैसे आर्गन हो गया को भरा जाता है। ट्यूब से उष्मा ऊर्जा कम उत्पन्न होती है। ट्यूब से उष्मा ऊर्जा कम उत्पन्न होती है, इसलिए 60 से 70% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। इस कारण ट्यूब की दक्षता बल्ब से अधिक होती है। इसकी जो है दक्षता होती है, जो होती है ये बल्ब से अधिक होती है, यानी इसमें जो है प्रकाश ऊर्जा अधिक होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? रक्त में कौन सा तरल माध्यम पूछ रहा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रक्त के 4 भाग होते हैं। एक तो हो गया आपका प्लाज्मा, दूसरा है आपका आरबीसी, ठीक है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स। ये 4 भाग होते हैं ब्लड में। प्लाज्मा जो होता है ये तरल भाग होता है। प्लाज्मा ये तरल भाग होता है जिसमें पानी होता है, प्रोटीन होता है, पोषक तत्व वगैरह होते हैं, ठीक है, इसमें होते हैं। और आरबीसी की बात करें तो आरबीसी क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन का वहन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का वहन करता है और आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी ये संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, तो ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है तथा शेष भाग में यानी 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं? करा पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है ये किसमें परिवर्तित होता है, तो ये एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है, ठीक है, किसमें? एमिनो एसिड में। पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन जो होता है ये एमिनो एसिड में बदल जाता है। वसा जो होता है ये ग्लिसरॉल में, इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट ये सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। जो प्रोटीन होता है ये एमिनो एसिड में, वसा होता है ये ग्लिसरॉल में और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो लगभग 18 से 20 अमीनो एसिड के विभिन्न संयोगों से बना होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होता है, सभी पता होगा। जो प्रोटीन होता है ये शारीरिक वृद्धि के लिए जरूरी होता है और इसकी कमी से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। शिशुओं में सूखा रोग तथा क्वाशियोकोर नामक रोग इसकी कमी के कारण होता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। क्वाशियोकोर जो बीमारी होती है किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है? कराया, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC निर्मुक्त होती है, निकलती है, तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है? तो सभी पता होगा ये, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें आपका क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन होता है। जब वातावरण में मुक्त होता है तो यह ओजोन अणुओं का क्या करता है, क्षरण करता है। ओजोन परत किस मंडल पाया जाता है, तो समताप मंडल पाया जाता है, ठीक है। समताप मंडल में यह 65 से 110 साल तक रह सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम क्या है, तो इसका व्यापारिक नाम होता है फ्रेयान। CFC का 2/3 भाग रेफ्रिजरेटर में, 1/3 भाग फोम इंसुलेशन उत्पाद के रूप में होता है, ठीक है। जो CFC होता है ये ओजोन के अणुओं को क्षरण करता है। ओजोन परत किसमें पाया जाता है, समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल ये सबसे शांत मंडल होता है, ठीक है, सबसे शांत मंडल होता है और ओजोन परत इसी में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन परत संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कौन सा प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? इकोसिस्टम में जो बैक्टीरिया होता है ये किस रूप में होते हैं, तो ये अपघटक होते हैं यानी डीकंपोजर होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया और कवक, बैक्टीरिया और कवक ये क्या है, तो ये अपघटक हैं यानी डीकंपोजर होते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। जो ये दोनों होते हैं ये
मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं पोषण के लिए। और जो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एजी टांसले ने इसका प्रयोग किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, एजी टांसले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से ना खेलने की चेतावनी दी। उस समय करंट अफेयर था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन ए। ताइवान के नवनियुक्त राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनके जीत पर फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने जब बधाई दी तो चीन को यह नागवार गुजरा और उसने तुरंत फिलीपींस को चेतावनी देते हुए उसके राजदूत को तलब कर अपना विरोध जताते हुए आग से ना खेलने की चेतावनी दे डाली। क्योंकि जो चीन है ये ताइवान पर अपना अधिकार क्या करता है, जमाता है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। विश्व आर्थिक मंच को पूछ रहा है संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लास स्वाब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लास स्वाब इसके क्या थे, संस्थापक थे। इसकी स्थापना हुई कब थी, तो इसकी स्थापना 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कलोगनी, इसका हेडक्वार्टर जो है कलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, कलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 में दावोस में आयोजित की गई थी। स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है। तो भारत ने जो है कहां पे लॉन्च किया है, तो श्रीलंका में भी लॉन्च किया है और मॉरिशस में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत ने श्रीलंका और मॉरिशस के साथ फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री तथा तीनों देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर आपस में जुड़े थे। वहीं इससे पूर्व 2 फरवरी को एफिल टावर पर यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। 2 फरवरी 2024 को जो है ये कहां पे लॉन्च किया गया था, तो पेरिस में से लॉन्च किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्रांस में भी ये है यूपीआई। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता ये किसने पेश किया, तो ये जो है उत्तराखंड ने पेश किया। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। इसके माध्यम से सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति एवं विरासत आदि पर एक समान कानून बनाने का प्रस्ताव है। लागू भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 में है। नेक्स्ट है CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है। रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है, तो ये कैंसर के लिए है, रक्त कैंसर के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CAR-T यानी कार्ड सेल थेरेपी अर्थात काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी या एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर से लड़ने के लिए मरीज की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। कार्ड सेल थेरेपी को अक्सर जीवित दवाएं कहा जाता है। भारत में इसका विकास IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा सम्मिलित रूप से किया जा रहा है। ठीक है, इसका विकास IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और किसके लिए है ये, तो कैंसर के लिए।
नेक्स्ट है, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मैकलॉगिन ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिटार वादक जॉन मैकलॉगिन ने जाकिर हुसैन और अन्य 3 भारतीयों के साथ दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम के लिए 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 जीता। शक्ति का तीसरा स्टूडियो एल्बम दिस मूवमेंट 23 जून 2024 को इसी नाम से 46 वर्ष बाद पुनः रिलीज किया गया था। शक्ति में जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, जॉन मैकलॉगिन, गणेश राजगोपालन और सेल्व गेशन शामिल हैं। संगीत संबंधी उपलब्धियों को मान्यता देने का यह वार्षिक आयोजन वर्ष 1958 में कलाकार का सम्मान करने के लिए 1959 में शुरू किया गया था। ये ग्रैमी पुरस्कार की बात हो रही है, इसकी शुरुआत जो है 1959 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? बिहार सरकार द्वारा किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? तो ये ऑप्शन बी, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए यह शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा कक्षा 3 से 8 में शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया। मिशन दक्ष का पूरा नाम ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कक्षा प्रदान करना है। इस कदम के पीछे का विचार बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। नेक्स्ट है, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में है? करा गुप्तेश्वर वन ये किस जिले में है? तो ये उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह कोरापुट जिले में स्थित है। यह जंगल 300 हेक्टेयर सीमांत क्षेत्र को कवर करता है और स्थानीय समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से पूजनीय है। अपने पवित्र उपवनों के साथ साथ अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व रखता है। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा था? तो कर्नाटक में नल्लूर इमली ग्रोव भारत का पहला जैव विविधता स्थल था, जिसे 2007 में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। बाल्टोरो हिमनद जो है ये कहां पे? तो ये काराकोरम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काराकोरम। बाल्टोरो हिमानी पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के बाल्टिस्तान उप क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। 63 किलोमीटर लंबाई में बाल्टोरो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला से हिस्से से होकर गुजरती है। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और शिनजियांग क्षेत्रों तक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, इसमें तीनों है। ऑप्शन डी, केंद्रीय उच्च भूमि अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है तथा इसकी जो पश्चिमी भाग है ये मालवा का पठार है। अरावली श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर लंबी कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। मालवा पठार के अधिकतर भागों को केंद्रीय उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान की गई है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी उसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? कौन सी उथली झील है? तो ऑप्शन ए, खारी झील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उथली झील अथवा प्लाया, इसे प्लाया भी कहा जाता है, एक प्रमुख उदाहरण खारी झील या साल्ट पैन होती है। रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों में जब कभी वर्षा जल जमा हो जाता है तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती है। रेगिस्तान में हवा के द्वारा जब गड्ढा बन जाता है एक प्रकार से, तो उसमें जब वर्षा का जल जम जाता है तो उसे छिछली झील बन जाती है। ऐसी उथली झीलों को ही प्लाया झील कहा जाता है। प्लाया को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जो नमक स्लेट, नमक मार्श, सालदा, सलार नमक पैन, छार फ्लैट या सलीना है। इसके अन्य नाम भी हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। रेगिस्तान में है होता है ये।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम यानी बायोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है? कौन सा जीवोम यानी बायोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, भूमध्य सागरी झाड़ी वन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। भूमध्य सागरी झाड़ी वन को जीवोम यानी बायोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है। चैपरेल पृथ्वी के प्रमुख बायोम में से एक है। इन क्षेत्रों में लंबी गर्म शत्रु ग्रीष्मकाल और हल्की बरसात वाली सर्दियां होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का मतलब है कि चैपरेल पौधों और जानवरों के एक बहुत ही विविध संग्रह का घर है। चैपरेल शब्द का प्रयोग आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में किया गया है। इसका प्रयोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े चैपरेल क्षेत्रों में से एक कैलिफोर्निया में है, ठीक है, और इसमें तटीय और मध्य कैलिफोर्निया दोनों का अधिकांश भाग शामिल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करना है, स्थानीय पवन दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं उसका मिलान। फान जो है ये गर्म स्थानीय हवा है। फान ये गर्म स्थानीय हवा है। चीनों की बात करें तो ये बर्फ खाने हवा कहा जाता है, इसे बर्फ खाने वाली हवा। ये अमेरिका और कनाडा में बहती है रॉकी पर्वत के ढलानों पर। और जो फान है ये अल्पस और उत्तरी इटली में बहती है। मिस्ट्रल ये ठंडी हवा है, ये फ्रांस में बहती है। और घाटी हवा ये क्या है? दैनिक हवा है। नेक्स्ट है, टफ किससे संबंधित है? टफ किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, ज्वालामुखी राख है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ किसी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर निकली ज्वालामुखी राख के संपीड़न से गठित सेल का एक प्रकार है। जो टफ है ये किसी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर निकली ज्वालामुखी राख के संपीड़न से गठित सेल का एक प्रकार है। टफ जो कभी कभी टूफा भी कहा जाता है, इसे कभी कभी टूफा भी कहा जाता है, खासकर तब जब इस एक निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खासकर तब जब इस एक निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टूफा भी एक अलग प्रकार का सेल है। यदि किसी सेल में टफ का प्रतिशत 50% से अधिक होता है तो वह सेल टफ में कहलाता है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी राख से बना सेल है ये। नेक्स्ट है, अनआदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? अनआदिवासी बस्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऑप्शन ए, औपचारिक बस्तियों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरुभिद्ध निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? मरुभिद्ध नाम से पता चल रहा है मरुस्थल वन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुभिद्ध शुष्क आवास स्थलों, वनों अथवा मरुस्थलीय वनों में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। ऐसे वास स्थलों में जल की अत्यधिक कमी पाई जाती है। इस प्रकार के पादप लंबी अवधि में शुष्क अनावृष्टि काल में जीवित रह सकते हैं। मरुभिद्दों के तने कंटकों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो उनके तने होते हैं वो जो है कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? देखिए ये प्रश्न बहुत डाउट में था। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का, ध्यान रखिएगा मैं पूछ रहा, अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? ठीक है, तो एनसीईआरटी में दिया है अपने आप को इन्होंने मुगल सम्राट का गवर्नर घोषित किया था। एनसीईआरटी में गवर्नर दिया है, उस हिसाब से मानेंगे तो ई होना चाहिए इसमें, लेकिन इसमें ए दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ई होना चाहिए इसमें, इनमें से कोई नहीं। अपने आप को इन्होंने जो है मुगल सम्राट का गवर्नर घोषित किया था। अगर पूछा होता कि नाना साहब ने अपने आप को यानी खुद को क्या घोषित किया था, तो खुद को पेशवा घोषित किया था। खुद को पेशवा घोषित किया था और मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो गवर्नर घोषित किया था। ठीक है, और इन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, किसने यानी किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयस्ट की हत्या कर दी थी? लेफ्टिनेंट एयस्ट की हत्या किसने की थी? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। किसने किया था एयस्ट की हत्या? तो चापेकर बंधुओं ने किया था। चापेकर बंधुओं में कौन कौन थे? तो दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर। ठीक है, ये तीन भाई थे। इन्होंने 22 जून 1897 को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयस्टेड की गोली मारकर हत्या कर दी। उल्लेखनीय है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे, अतः चापेकर बंधुओं का वास्तविक लक्ष्य रैंड ही था। लेफ्टिनेंट एयस्ट की हत्या गलती से हो गई। मारना चाहते थे रैंड को, लेकिन मर कौन गया था? तो लेफ्टिनेंट एयस्ट मर गया था। ठीक है, किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? इंपॉर्टेंट है,
किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो ऑप्शन बी सैफुद्दीन किचलू को। ऑप्शन बी। खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 में देश में भाईचारा एवं राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यासपीठ से उपदेश देने के लिए उन्हें कहा गया एवं मुस्लिम नेता सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो है जामा मस्जिद पे जो है किसने उपदेश दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। और चाबी किसको सौंपी गई थी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की? तो सैफुद्दीन किचलू को सौंपी गया था। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन किया? 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन किया था? तो सिंगापुर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। और यहीं से इन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। डेट भी ध्यान रखिएगा 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख। ऑप्शन सी। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें ई दिया है लेकिन ऑप्शन सी होगा इसमें, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। एनसीईआरटी में दिया है न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक, ठीक है। और ये यात्रा 1913 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था, यह भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने क्या निर्धारित किया था? तो ऑप्शन ए बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन ए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इंपॉर्टेंट है ये। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ से कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देहरादून में, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे? देहरादून में। नेक्स्ट मैथ का प्रश्न है x बराबर 3/2 का होल स्क्वायर गुणे 2/3 का मतलब घात दिया है -4, तो x की घात -2 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/2 की घात 12। नेक्स्ट 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? करा 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे फार्मूला लगेगा मिश्र धन बराबर क्या होगा? तो पी यानी आपका मूलधन और 1 + r/100 इसका जो है पावर n, ये फार्मूला लगेगा और इसी से निकाल लीजिएगा आप लोग। इसका सॉल्व मैं उस पे टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ लेके, ठीक है। आंसर बता दे रहा हूँ। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाय कोण की माप 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या? तो ऑप्शन बी 8। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए कितना ऊंचा बर्तन बनाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना उसका 7 गुना 61 से अधिक है, वह संख्या कौन सी होगी? तो ऑप्शन ई 11। नेक्स्ट एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर हो तो आयत की विमाएं? तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट एक बैग में 187 1 रुपए
50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:4:5 के अनुपात में। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो ऑप्शन सी 102, 136, 170। नेक्स्ट, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कितना, तो 96%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 40 प्रश्न थे, हमने 40 प्रश्नों को कर लिया है। इसके आगे हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को करेंगे, तो इसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।